बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में नवंबर 2022 संबंध से संबंधित बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्नों का संग्रह किया गया है, जो कि संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले यानी कि प्रीवियस संबंध के वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जा चुके हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के अंतर्गत आप इन सारे वीडियो को देख सकते हैं। रही बात यहाँ पर नवंबर 2022 महीने की पीडीएफ की, तो ये अपडेट किया जा चुका है। आप लोग माई कोर्स सेक्शन के तहत करंट अफेयर्स के अंतर्गत बीपीएससी मेकर ऐप पर विजिट करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब तक का जो आपको प्रोवाइड किया गया है ये अक्टूबर 2022 तक का आपको दिया जा चुका है। नवंबर महीने वाला भी अपडेट किया जा चुका है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि बीपीएससी मेकर का जितना भी करंट अफेयर्स का नोट्स आता है वो सभी बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। रिसेंटली बीपीएससी मेकर ऐप पर जो 68वीं वाला कोर्स लॉन्च हुआ, एक प्री स्पेशल कोर्स है और इसके तहत ये तमाम मटेरियल वहाँ पर अपडेट किए जा चुके हैं। आप लोग चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जिन भी छात्रों ने मेंबरशिप लिया है आप वहाँ पर विजिट कीजिए। माई कोर्स सेक्शन में ये तमाम पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। और रही बात यहाँ पर टेस्ट सीरीज की, तो 68वीं बीपीएससी एग्जाम को देखते हुए इसमें आपका टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया गया, जो कि इसी कोर्स के अंतर्गत समाहित है। और इसकी जो शुरुआत हुई ये 1 दिसंबर 2022 से शुरू हुई है, जो कि आपको ध्यान रखना ये 62 दिनों का टेस्ट सीरीज प्लान है। ये ऑनलाइन टेस्ट है, इसमें आपका 50 फुल लेंथ टेस्ट है और 12 आपका सेक्शनल टेस्ट है, जो कि करंट अफेयर्स का टेस्ट होने वाला है। और जो 68वीं बीपीएससी एग्जाम प्रस्तावित है ये आपका 12 फरवरी 2023 को प्रस्तावित है। तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपनी तैयारी का एक सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। जितने भी छात्र घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। निस्संदेह ये आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन करेगा। आप ये निर्धारित कर पाएंगे कि आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से आप कितने प्रिपेयर हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले बिहार से संबंधित जो बेसिक से फैक्ट हैं उसका यहाँ पर रिवीजन जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं बेसिक से, ये आपको एग्जाम में उलझन में फंसा देता है। तो वीडियो की स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर बिहार से संबंधित वैसे फैक्ट को देखेंगे जो कि आसान भले ही हैं, लेकिन ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है। चलिए इसे श्रृंखला की शुरुआत करते हैं मैप से। जब आप भारत वाले मैप पर नजर डालेंगे, ये जो रेड इंसर्ट आपको दिख रहा है ये बिहार की स्थिति को दर्शा रहा है। बिहार की चौहद्दी के बारे में सबसे पहले ध्यान रखिए। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ये आपकी इंटरव्यू में भी आपकी मदद कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा बिहार की चौहद्दी क्या है। अब यहाँ पर इनसे संबंधित जो छोटे छोटे बेसिक से फैक्ट है उनमें आप सभी जानते होंगे बहुत सारे फैक्ट को, लेकिन फिर भी रिवीजन पर्पज से याद रखिए। हमारा पहला पॉइंट होगा राजधानी बिहार की है पटना। सभी लोग 100 में 100 लोग जानते होंगे राजधानी है पटना। राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि राज्य के 22वें मुख्यमंत्री हैं, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। वहीं पर हम अगले पॉइंट की बात करें, अगला है राजकीय पक्षी। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट होगा राजकीय पशु। राजकीय पशु है बैल। और वहीं में बात करें राजकीय वृक्ष की, राजकीय वृक्ष है पीपल। राजकीय पुष्प यानी कि राजकीय फूल को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं करना। मैरीगोल्ड अर्थात गेंदा बिहार का राजकीय पुष्प अर्थात राजकीय फूल है। बहुत जगह आप कचनार देखते होंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है वर्तमान में गेंदा बिहार का राजकीय फूल है। वहीं पर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2011 की जो नवीनतम जनगणना रिपोर्ट है उसके आधार पर बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 यानी कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट होगा क्षेत्रफल। तो बिहार की जो वर्तमान क्षेत्रफल है ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर। जिस समय जो मतलब कह सकते हैं नवीनतम बंटवारा हुआ था, यानी कि बिहार का जो नवीनतम कह सकते हैं एक प्रकार से विभाजन है वो झारखंड के साथ हुआ है। झारखंड के साथ बिहार का जो बंटवारा हुआ है 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। और उस समय जब झारखंड राज्य गठित हुआ था तो बिहार के संपूर्ण भूभाग का, ध्यान रखिएगा, बिहार के संपूर्ण भूभाग का 46% भूमि के साथ झारखंड राज्य गठित हुआ था। और बिहार के क्षेत्र में जो भूमि रही थी ये 54% भूमि बिहार के क्षेत्र में रही थी। यही 54% भूमि जो है ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो वर्तमान स्थिति जो है बिहार की, इसके क्षेत्रफल को ध्यान रखिएगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला है राजभाषा। तो बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू है। वहीं पे हम अगले पॉइंट की बात करें तो 345 किलोमीटर बिहार की लंबाई है, चौड़ाई है 483 किलोमीटर। कुछ अन्य फैक्ट में बात करें, बिहार विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीटें बिहार में निर्धारित है। ये तो हुए कुछ बेसिक से फैक्ट।
लेकिन यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको ये भी देने वाला हूँ। इस इमेज में जो देख रहे हैं, दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये जो आप देख रहे हैं ये स्वास्तिक है, तो दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट और भी है, जैसे कि लोक नृत्य की बात करें तो बिहार के जो प्रमुख लोक नृत्य है ये जाट, जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदेशिया, ये प्रमुख लोक नृत्य है बिहार में। तो ये सारे जुड़े हुए फैक्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम श्रृंखला की शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न होगा कि नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आया। हम देखिए स्थान शब्द छूट गया है, आप लोग ऐड कर लेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवीनतम रैंकिंग के आधार पर प्रथम स्थान पर कौन सा जिला आया है बिहार का। पूरे भारत की यहाँ पर बात किया जा रहा है, क्योंकि डेल्टा रैंकिंग जो जारी होती है नीति आयोग की तरफ से, ये पूरे भारत में जितने भी आकांक्षी जिले हैं उन्हीं में से जारी होती है। तो ऐसे में यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का, तो ऑप्शन नंबर ए अर्थात बेगूसराय इस प्रश्न का सही आंसर है। अब यहाँ पर कई सारे फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है कि नीति आयोग की अगस्त डेल्टा रैंकिंग में बेगूसराय स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम आया है, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में 73वां स्थान मिला है। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आया है कौन सा जिला, तो बेगूसराय जिला जो कि आपको ध्यान रखना है ये प्रथम स्थान पर। जबकि वहीं पे शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो ये 73वें स्थान पर रहा है। इनसे संबंधित कई सारे फैक्ट और भी हैं, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, तो हालांकि देश के 112 आकांक्षी जिलों में शामिल बेगूसराय ओवरऑल भी अव्वल आया है। ओवरऑल हम बात करें यहाँ पर सारे कैटेगरी को ध्यान रखते हुए तो बेगूसराय जिला इस रिपोर्ट के आधार पर पहले स्थान पर रही ओवरऑल की बात करें तो। लेकिन वहीं पर इंडिविजुअल तौर पर स्वास्थ्य की बात करें तो प्रथम, शिक्षा की बात करें तो ये 73वें स्थान पर रहा है। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है नीति आयोग के आकांक्षी जिलों में बिहार के 13 जिले शामिल है। वर्तमान समय के दृष्टिकोण से देखें, भारत में जो नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची है उसमें 112 जिले शामिल हैं पूरे भारत से, लेकिन बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार के 13 जिले इसमें वर्तमान समय में शामिल हैं। हम अगले पॉइंट की बात करें बेगूसराय के दृष्टिकोण से इस डेल्टा रैंकिंग की, तो यह दूसरी बार है जब बेगूसराय नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ये दूसरी बार है जब बेगूसराय को ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है ये डेल्टा रैंकिंग में। अब चूंकि यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग के बारे में कई सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। ये बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है, कई बार यहाँ से बीपीएससी एग्जाम में प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न बने हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये नीति आयोग का पूरा नाम होता है, जो कि आपको मुख्य रूप से याद रखना है। ये कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं खास करके बीपीएससी एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है। हम बात करें यहाँ पर नीति आयोग की, तो नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है, जिसे कि योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन हुआ है और आपको ध्यान रखना है इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया है और यह सरकार के थिंक टैंक नीति के रूप में सेवाएं प्रदान कर रही है। हम बात करें वर्तमान समय में नीति आयोग के सीईओ अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी की, तो परमेश्वरन अय्यर वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और इसके मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और एक अगला फैक्ट है अध्यक्ष अर्थात चेयरपर्सन, यानी कि यहाँ पर हम बात करें इसके अध्यक्ष की, तो वर्तमान समय में जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। हम बात करें यहाँ पर योजना आयोग की, तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी तो 1950 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्हीं के शासनकाल में योजना आयोग का गठन हुआ था। और योजना आयोग में जिस प्रकार से योजना आयोग में भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, उसी प्रकार से हूबहू यहाँ पर नीति आयोग में भी नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। आई होप कि आप इन सारे बातों को ध्यान रखेंगे। आपके एग्जाम में जो प्रश्न बनेंगे प्रारंभिक परीक्षा में यहीं से बनेंगे, आपको ध्यान रखना ये सारे फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे पहले प्रश्न में बेगूसराय की, तो बेगूसराय की स्थिति को जब बिहार वाले मैप पर देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर बेगूसराय की स्थिति देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न नए पैटर्न में जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार में खास करके बेगूसराय, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर बेगूसराय ले रहा हूँ। एग्जाम में आपके प्रश्न बनेंगे कि बिहार का बेगूसराय जिला बिहार के कितने अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है।
तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना 5 जिलों के साथ अपनी ये बेगूसराय जिले की सीमा को साझा करता है। अब ये 5 जिले कौन कौन से ये भी याद रख सकते हैं आप, क्योंकि इसी के आधार पर आप ये आंकड़ा को ध्यान में रख पाएंगे कि 5 जिले इसके साथ सीमा साझा कर रही है। हम बात करें यहाँ पर इन 5 जिलों की तो लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, समस्तीपुर और साथ ही साथ पटना, ये 5 जिले ऐसे हैं जो कि बेगूसराय के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं। हम बात करें यहाँ पर अगले स्लाइड में बिहार में वर्तमान जिलों और प्रमंडलों की संख्या के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्तमान में बिहार में प्रमंडलों की संख्या है 9, और यहाँ जो आप नीचे देख रहे हैं ये सभी बिहार के 9 प्रमंडल है। वहीं पे बात करें जिलों की तो वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं, वो सूची आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पर बेगूसराय की, तो बेगूसराय जिला जो पड़ता है ये बिहार के मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। बिहार के मुंगेर प्रमंडल में अगर हम बात करें जिलों की तो कुल मिला के 6 जिले शामिल हैं। ये जिले हैं मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा। और बात करें मुंगेर प्रमंडल का हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुंगेर ही है। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिएगा। हालांकि हम बात करें यहाँ पर 39वें जिले के बारे में, तो वर्तमान समय के दृष्टिकोण से देखें भले ही ये बिहार में 38 जिले हैं, लेकिन कुछ समय पहले मैंने आपको जानकारी दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पटना क्षेत्र में पटना जिला में एक क्षेत्र है बाढ़ का क्षेत्र, जिसे कि 39वां जिला बनाए जाने की बात कही गई थी। हालांकि ये सारी बातें मीडिया में भी चली थी और मैंने आपको विस्तार पूर्वक जानकारी भी दिया था। आई होप कि आपको याद होगा। चलिए अब यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले अगर आप घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप पर आप अपने 68वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कि सिलेबस आधारित नोट्स आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जो करंट अफेयर्स की एक नई श्रृंखला चल रही है पिछले 2 वर्षों से, वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा। पूरा का पूरा करंट अफेयर्स का पैकेज यहीं से आपको मिलेगा। आपको याद होगा, आपको ध्यान होगा, हमने कई बार आपको प्रूफ दिया कि रिसेंटली जितने भी एग्जाम बिहार में आयोजित हुए हैं सभी एग्जाम में हमारे प्रश्न बने हैं। 1-2 प्रश्न नहीं बल्कि जितने भी प्रश्न पूछे गए वो सभी प्रश्न हमारे मटेरियल से हूबहू पूछे गए हैं। इसका प्रूफ हमने दिया था। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इस प्रूफ के वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ इस कोर्स में, ये प्री स्पेशल कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, इसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा और साथ ही साथ इसमें आपका सेक्शनल टेस्ट भी होने वाला है, जो कि आपका सारा का सारा ऑनलाइन होगा। और बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा का अब तक का जितना पेपर है वो आपको यहाँ पर इस कोर्स में उपलब्ध किया जाएगा। इस कोर्स के बारे में एक जानकारी ये ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए हिंदी भाषा में उपलब्ध है, ये प्री स्पेशल है और यहाँ पर आपको इन सारे सेक्शन के नोट्स उपलब्ध किए जाएंगे। तो जितने भी छात्र इच्छुक हैं इसे ज्वाइन करने के, खास करके वैसे जो घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। हजारों विद्यार्थी अब तक इसे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन करेंगे तो निसंदेह ये आपके लिए लाभदायक होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं ये निसंदेह आपको हेल्प करेगा। इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ईमेल पर भी हमसे चैट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तो जल्दी से इसमें ज्वाइन कीजिए, ऑलरेडी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कितने करोड़ की लागत वाली 24 योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 224.19 करोड़ रुपए की 24 योजनाओं का उद्घाटन अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। इस प्रश्न से संबंधित फैक्ट को आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 224.19 करोड़ रुपए की लागत वाली 24 योजनाओं का उद्घाटन किया है। और आपको ध्यान रखना है कि और बेगूसराय और साथ साथ बक्सर में 515 करोड़ की लागत से बनने वाले सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का भी शिलान्यास अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना का भी शुभारंभ अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। और साथ ही 20 लाख नौकरी व रोजगार के वायदे के तहत 9,476 स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया और इनकी बहाली संविदा के आधार पर की जाएगी। हालांकि यहाँ पर ये आंकड़े मायने नहीं रखते। इस प्रश्न को यहाँ पे हमने इस लाइन को यहाँ पर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे आपको एक स्पेशल जानकारी देना है। यहाँ पर हमने संविदा के आधार पर जो बहाली हुई, इसी वजह से यहाँ पर हमने इस फैक्ट को लिखा है। क्योंकि संविदा की यहाँ पर बात आई है, ये फैक्ट इसलिए लिखा गया कि अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा ये संविदा आधारित नौकरी को समाप्त किया गया है। इसी वजह से यहाँ पर हमने इस एक्स्ट्रा फैक्ट को शामिल कर दिया। तो नोट कीजिएगा कि हाल ही में उड़ीसा सरकार ने राज्य की नौकरियों के लिए संविदा पर भर्ती, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती होती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट को समाप्त करने का भी निर्णय लिया गया था।
तो इसी आधार पर आपको सारे फैक्ट को इसी तरह से रिलेट करके याद रखना है। ये उड़ीसा सरकार की अभी हाल ही की घोषणा है। शायद इस तरह का पहल करने वाला उड़ीसा पहला राज्य होगा। ये मैं कंफर्म नहीं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पहला राज्य होगा उड़ीसा। आप लोग हो सके तो पता कर लीजिएगा, और जिनको भी पता हो कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला तीसरा प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न की हाल ही में बिहार के 21 जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा प्रज्वल पांडे बिहार के सिवान के रहने वाले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि सिवान जिले के प्रज्वल पांडे को भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया है। आप यहाँ पर ऋषि सुनक के साथ में बिहार के सिवान जिले के प्रज्वल पांडे को देख सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर है कि प्रज्वल पांडे सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड के जमापुर के रहने वाले हैं। यहाँ पर देखिए बात यह है जीरादेई प्रखंड की। तो मैंने आपको कई बार बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम व द्वितीय राष्ट्रपति थे, उनका जन्म जीरादेई में हुआ था, और जीरादेई को महात्मा गांधी ने अपने शब्दों में तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था। ये सारी बातें ऑलरेडी हमने कई बार आपके साथ साझा किया है। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे नहीं बल्कि अगले पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट है यहाँ पर ब्रिटेन से संबंधित लिज ट्रस, जो कि हाल ही में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी थी। 20 अक्टूबर 2022 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। और अगला पॉइंट है कि जिसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक ब्रिटेन के 97वें प्रधानमंत्री बने, यानी कि 57th। नोट कीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ऋषि सुनक जो भी हाल ही में ब्रिटेन के 97वें प्रधानमंत्री बने हैं, ये किस पार्टी से संबंधित है? तो वे कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है, और साथ ही साथ वे 97वें प्रधानमंत्री बने हैं अभी हाल ही में ब्रिटेन के। अगला पॉइंट है कि वे 210 वर्षों में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे युवा नेता हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिवान के बारे में, क्योंकि प्रश्न में सिवान से संबंधित हमने चर्चा किया था। तो बिहार वाले मैप पर जब आप नजर डालेंगे तो ये आपको सिवान की स्थिति दिखेगी। बात करें हम सिवान जिले की, तो सिवान जिले की जो सीमा है ये 2 जिले के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। एक तो है गोपालगंज, दूसरा है सारण। एक्चुअली में बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि जो छपरा आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ, बहुत सारे लोग छपरा को जिला भी बोल देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, छपरा कोई जिला नहीं है, बल्कि सारण जो जिला है इसका हेडक्वार्टर जो है ये छपरा में है। और उसी प्रकार से कन्फ्यूजन ये भी होता है, बहुत सारे लोग हाजीपुर को जिला बोलते हैं। एक्चुअली में हाजीपुर कोई जिला नहीं है, बल्कि वैशाली जिला है। वैशाली जिला का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? ये हाजीपुर में है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना। उसी प्रकार से एक और भी है आरा और भोजपुर के बारे में। भोजपुर जिला है, आरा कोई जिला नहीं है। भोजपुरी सिंगर जो पवन सिंह है, उन्होंने एक गाना गाया था, आरा जिला घर बात है कौन बात के डर बा। तो एक्चुअली में आरा बिहार में कोई जिला नहीं है। भोजपुर जिला का जो हेडक्वार्टर है वो आरा में पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें अगले स्लाइड में, तो आपको ध्यान रखना है सिवान जिला जो है ये सारण प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और सारण प्रमंडल के अंतर्गत जिलों की संख्या है 3। ये जिले हैं सारण, सिवान और गोपालगंज। इसका ट्रिक हमने आपको बताया था सासिगो, यानी कि सारण, सिवान और गोपालगंज। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। अगला चौथा प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया जाएगा? इसकी घोषणा अभी हाल ही में हुई थी, और घोषणा के आधार पर इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार। अब यहाँ पर आपको इनसे संबंधित जानकारी दे दूं कि हाल ही में या फिर हाल ही की घोषणा के आधार पर बिहार के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया जाएगा। ऐसी घोषणा अभी हाल ही में किया गया है, और यह इस वर्ष 7 नवंबर 2022 को मनाया जाएगा। यानी कि आज जो आप वीडियो देख रहे हैं, आज जो वीडियो अपलोड हुआ है, ये 7 नवंबर 2022 को पहली बार बिहार के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया गया। हमारा अगला पॉइंट होगा यहाँ पर, जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, उसी प्रकार से अब बिहार के सरकारी स्कूलों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी, और यह शुरुआत 7 नवंबर 2022 से की गई है। ये ध्यान रखिएगा। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट होगा बिहार के शिक्षा मंत्री से संबंधित, क्योंकि यहाँ पर हमने शिक्षा की बात किया। तो नोट कीजिएगा, हाल ही में बिहार में गठित नए मंत्रिमंडल में राजद कोटे से श्री चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऊपर आई बटन पर एक मैं लिंक दे रहा हूँ, आप इस लिंक पर क्लिक करके बिहार के नई मंत्रिमंडल के बारे में सारी जानकारी विस्तार पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमने विस्तार से सारी जानकारी आपको दिया है। तो ये प्रश्न है कि बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया? यहाँ पर अब जाएगा नहीं लिखा जाएगा, बल्कि यहाँ पर लिखा जाएगा किया गया है। किस तिथि से अभी हाल ही में ये कह सकते हैं टाइगर सफारी की शुरुआत की गई? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 2022 से इसकी शुरुआत की गई है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में, जो कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है।
हम यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी अगर आपको दें तो इसके तहत हमारा पहला पॉइंट होगा कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व जो कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ये ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। हम अगले पॉइंट की बात करें तो हालांकि हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में हो चुकी है, जो कि आपको ध्यान रखना वर्तमान समय के दृष्टिकोण से वर्तमान में तो एकमात्र ही टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिमी चंपारण में है, लेकिन दूसरा जो प्रस्तावित है ये बिहार के कैमूर में प्रस्तावित है। और साथ ही यहाँ पर एक और फैक्ट की बात करें तो साथ ही अररिया जिले के औराई हिंगना में राज्य का पहला मंकी पार्क स्थापित किया जाएगा। औराई हिंगना में ही फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था, जो कि बिहार के अररिया जिले की धरती पर पैदा हुए एक महान साहित्यकार थे। इनकी एक उपन्यास थी मैला आंचल जो कि काफी जगह पॉपुलर हुई थी और जापानी भाषा में इसका भी हाल ही में अनुवाद भी किया गया था। इसको लेकर घोषणा भी हुई थी। तमाम जानकारी हमने आपके साथ साझा किया था। अब यहाँ पे देखिए बात आई है अररिया की, तो अररिया में एक स्थान है रानीगंज, जहाँ पर राज्य का दूसरा चिड़ियाघर प्रस्तावित है। यहाँ पर कह सकते अररिया जिले के रानीगंज में दूसरा चिड़ियाघर का निर्माण किया जाना है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे बिहार वाले मैप पर पश्चिमी चंपारण जिले की। ये बिहार वाले मैप पर पश्चिमी चंपारण जिले की स्थिति है। पश्चिमी चंपारण जिले की जो सीमा है ये बिहार के दो जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। एक तो है गोपालगंज और एक है पूर्वी चंपारण। और यहाँ पर हम अगले स्लाइड में बात करें तो पश्चिमी चंपारण जिला बिहार के तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। बिहार के 9 प्रमंडलों को याद रखने का एक ट्रिक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये ट्रिक है पूसा को मुंभा दंपति। पू से पूर्णिया, सा से सारण, को से कोसी, मु से मुंगेर, भा से भागलपुर, द से दरभंगा, म से मगध, प से पटना, ती से तिरहुत। पूसा को मुंभा दंपति ये इसका ट्रिक है। तो इसी के तहत आपको ध्यान रखना है बिहार के जो तिरहुत प्रमंडल हैं तो इसी के तहत बिहार का जो जिला है पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण दोनों आता है। तिरहुत प्रमंडल का अगर हम हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय की बात करें तो ये है मुजफ्फरपुर। और तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत जिलों की जो संख्या है ये 6 है। ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलते हम यहाँ पर अगले छठे प्रश्न पे। ये प्रश्न की हाल ही में भारत की अंडर 20 रग्बी टीम में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार के 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। यहाँ पर महिला पुरुष दोनों वर्गों की बात किया जा रहा है, तो दोनों को मिला के 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। और यहाँ पर हम बात करें इसके तहत पहले पॉइंट की तो 5 व 6 नवंबर 2022 को उज्बेकिस्तान में महिला पुरुष एशियन रग्बी चैंपियनशिप प्रतियोगिता आयोजित हुआ था। और इसके लिए आपको ध्यान रखना कि भारत की अंडर 20 रग्बी टीम में बिहार के 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ था। और इन 5 खिलाड़ियों के चयन की हम बात करें तो इसी के तहत इस वाले पॉइंट को आपको ध्यान रखना कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन के अनुसार भारत की महिला टीम में 3 जबकि पुरुष टीम में 2 खिलाड़ी चुने गए हैं। यानी महिला वर्ग में बिहार से 3 खिलाड़ी को चुना गया, जबकि पुरुष टीम की बात करें तो बिहार से 2 खिलाड़ी। ओवरऑल अगर दोनों वर्गों को हम मिला के देखें तो 5 खिलाड़ी का चयन ये हुआ था। 5 व 6 नवंबर 2022 को उज्बेकिस्तान में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इसी के लिए चलते हम यहाँ पर अगले फैक्ट पर, अगले पॉइंट पर। तो हमारा अगला पॉइंट है ये 5 खिलाड़ी कौन कौन से थे। तो भारत की महिला टीम में जिन बिहार की खिलाड़ियों का चयन हुआ उनमें आरती कुमारी, सपना कुमारी और धर्मशीला कुमारी का चयन हुआ था। जबकि हम बात करें पुरुष वर्ग की तो पुरुष टीम में हर्ष कुमार व विद्यानंद का चयन हुआ था। ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इंडिविजुअल तौर पर भी आपसे एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इनमें से किस खिलाड़ी का चयन रग्बी जो अंडर 19 बल्कि अंडर 20 रग्बी टीम में हुआ था। तो यहाँ से इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला होगा यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न के 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बिहार के लिए कितनी राशि जारी किया है। सारी जानकारी ऑलरेडी हमने आपको डेली करंट अफेयर्स वाले श्रृंखला के तहत दिया था। हालांकि यहाँ पर ये वीकली वीडियो आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको बिहार स्पेशल प्रश्नों का संग्रह दिख रहा है। अगर आपको लगे कि इस श्रृंखला का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के लिए जो राशि आवंटित हुई है इसके तहत आपको ध्यान रखना 7.35 करोड़ रुपये बिहार के लिए राशि आवंटित हुई है। ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए 4,761 करोड़ रुपए का अनुदान वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जारी किया है। यानी कि पूरे राज्यों की बात करें, यानी कि सभी राज्यों की बात करें तो सभी के लिए 4,761 करोड़ रुपए की अनुदान राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जारी किया है।
लेकिन बात करें यहाँ पर हम अगले पॉइंट में बिहार की हिस्सेदारी की, तो इसमें बिहार के हिस्से महज 7.35 करोड़ रुपये ही आया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर हम इसके बारे में कुछ और भी फैक्ट की बात करें तो दरअसल यह राशि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर ही जारी किया जाता है, और इसके लिए राज्यों की हिस्सेदारी तय करने के लिए वित्त आयोग ने शहरीकरण को आधार बनाया है। और बिहार के हिस्से में जो राशि रही है ये 7.35 करोड़ रुपये मात्र है। हम बात करें पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के हिस्से में रहा 1988, यानी कि 1988 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश के हिस्से में रहा। वहीं पे बात करें पश्चिम बंगाल की, तो बिहार और पश्चिम बंगाल को सेम राशि मिला है, यानी कि 7.35 दोनों को। वहीं पे झारखंड की बात करें तो बिहार इस मामले में झारखंड से भी पीछे रह गया। झारखंड को 11.98 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। तो ये सारे यहाँ पर ये सूची को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए चलते हम यहाँ पर अगले 8वें प्रश्न पे। ये 8वां प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार चेनारी में इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। बताएं कि चेनारी किस जिले का एक स्थान है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा चेनारी जो स्थान है ये बिहार में रोहतास जिले में स्थापित है। अब रोहतास और सासाराम को लेकर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस प्रकार से वहां पर मैंने आरा भोजपुर के बारे में बताया, वैशाली हाजीपुर के बारे में बताया, उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि सासाराम बिहार में कोई जिला नहीं है, बल्कि रोहतास जो जिला इसका हेडक्वार्टर सासाराम में है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हम बात करें यहाँ पर इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की, तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में हुई 42वीं निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 411.41 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, और इसको लेकर के इसमें चेनारी रोहतास में इथेनॉल प्लांट की स्थापित की जानी है, और इस इथेनॉल प्लांट में 372 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाना है, या फिर ये 372 करोड़ की राशि प्रस्तावित है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, तो हमारा अगला पॉइंट है रोहतास में जो ये इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा, इसकी जो क्षमता होगी ये 300 KLPD होगी, यानी कि 300 किलोलीटर पर डे यहाँ पर इसकी क्षमता निर्धारित रहेगी। हम बात करें अगले फैक्ट की, अगले पॉइंट की, तो बिहार का जो पहला इथेनॉल प्लांट है ये पूर्णिया जिले में बना था, और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जाएगा। हालांकि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, इथेनॉल नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बिहार है। हालांकि इथेनॉल नीति को लागू करने के बाद इस दिशा में बिहार सरकार बड़ी जोर शोर से काम पर लगी हुई है, और इसको लेकर विभिन्न राज्यों में इथेनॉल प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। और इसी से संबंधित यहाँ पर हमने एक प्रश्न भी आपके समक्ष रखा चेनारी के बारे में। ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिएगा। एथनॉल के मामले में वर्तमान समय के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार भारत में सबसे आगे है, और आने वाले समय में भी बिहार सबसे आगे ही रहेगा, क्योंकि लगभग जिले में लगभग 12 से 13 ऐसे जिले हैं जो सूची जारी की गई थी सरकार के द्वारा, 12 से 13 जिले में एथनॉल प्लांट स्थापित किया जाना है। तो कहीं ना कहीं बिहार इस मामले में हमेशा आगे रहने वाला है। चलते यहाँ पर हम अगले 9वें प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बात आई थी रोहतास जिले की। तो बिहार वाले मैप पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रोहतास जिले की स्थिति है, और रोहतास जिला बिहार के 5 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये 5 जिले हैं औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर और कैमूर। ये यहाँ से ध्यान रखें। अब बात आई है बक्सर की, तो बक्सर में यहाँ पर एक स्थान है चौसा। ठीक है, ध्यान होगा आपको, मैंने कई बार बताया है कि बक्सर में एक स्थान है चौसा। यहीं पर बिहार के क्षेत्र में गंगा नदी प्रवेश करती है, और आपको ध्यान रखना है गंगा नदी बिहार के क्षेत्र को कटिहार जिले में छोड़ देती है। ये सारी बातें एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। बक्सर में एक स्थान है चौसा, जहां से बिहार की भूमि में गंगा नदी प्रवेश करती है। अगले स्लाइड में हम यहाँ पर बात करें रोहतास की, तो रोहतास जो जिला है ये पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पटना प्रमंडल का हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय पटना है, और इसके अंतर्गत जिलों की संख्या है 6। ये 6 जिले हैं पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और नालंदा। चलते हम यहाँ पर अगले 9वें प्रश्न पे। ये 9वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य सरकार राज्य के विधवाओं की आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लक्ष्मीबाई स्पेशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन कर रही है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये बिहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके तहत आपको ध्यान रखना कि बिहार में विधवाओं के आर्थिक संकट को दूर करने की कोशिश में बिहार सरकार लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन कर रही है। ये यहाँ से ध्यान रखिए, ये बिहार सरकार से संबंधित योजना है। और अगले पॉइंट की हम यहाँ पर बात करें तो योजना के तहत विधवा महिलाओं को सरकार हर माह 300 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। मुख्य रूप से आर्थिक मदद करना ही बिहार सरकार का एक उद्देश्य है इस योजना के तहत।
और इस योजना के उद्देश्य के बारे में इसी चीज़ को यहाँ पर हमने आगे लिख दिया है कि योजना का मुख्य उद्देश्य पति की मौत के बाद परिवार चलाने में आने वाली आर्थिक समस्या को दूर करना, यही इसका एक लक्ष्य है कि आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए विधवा महिलाओं को। और बिहार सरकार की इस योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय विभाग और समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जा रहा है और इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं ले सकती है और योजना का लाभ लेने के लिए सालाना आय जो है ये 60,000 रुपये से कम होनी चाहिए, तभी जाके इस योजना का लाभ मिलने वाला है। नेक्स्ट होगा 10वां प्रश्न। तो ये प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में आयोजित दूसरे नेशनल ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की अंजनी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंजनी कुमारी ने यहाँ पर सिल्वर मेडल अर्थात रजत पदक अपने नाम किया है, तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना कि हाल ही में बिलासपुर छत्तीसगढ़ में दूसरा नेशनल ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 आयोजित किया गया था। ये आयोजन स्थल भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन हुआ था। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जमुई बिहार की बेटी अंजनी कुमारी ने विमेन्स जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीतकर राज्य को गौरवान्वित किया है। आपको ध्यान रखना, जेवलिन थ्रो में बिहार की जमुई की अंजनी कुमारी ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जमुई से संबंधित है, चूंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं जमुई की, तो जमुई के बारे में एक जानकारी आपको याद होगा, मैंने बताया था कि जमुई जिले के नागिर नकटी पक्षी अभ्यारण्य में ही पहला पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन 2021 में किया गया था। ये जानकारी आपको याद होगा। बिहार में जो पक्षी महोत्सव मनाया जाता है ये कलरव नाम से मनाया जाता है और इसका पहला आयोजन 2021 में नागिर नकटी जमुई में हुआ था। वहीं पे दूसरे पॉइंट की बात है तो हाल ही में केंद्र सरकार ने इस बात की पुष्टि की थी कि पूरे भारत में उपलब्ध स्वर्ण खदानों में से 44% हिस्सा बिहार के जमुई जिले में। इस बात की पुष्टिकरण अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। नेक्स्ट होगा यहाँ पर अगले स्लाइड में हम बात करेंगे बिहार के जमुई के बारे में। तो जमुई के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिहार की जमुई की बात करें तो बिहार का जो जमुई जिला है ये मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना, ये 6 जिले मुंगेर प्रमंडल में आते हैं और इसका मुख्यालय मुंगेर में ही है। और मुंगेर की बात करें तो इसमें जो 6 जिले इसमें मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा, ये 6 जिले इसमें शामिल हैं। ये प्रश्न के विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन कितने वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। इस प्रश्न का यहाँ पे हम राइट आंसर की बात करें तो लगभग 17 वर्षों के बाद इस मेला का उद्घाटन नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 17 वर्ष। इसी चीज को यहाँ पर लिख दिया गया है, 17 वर्ष बाद अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। सोनपुर का जो मेला है ये आपको ध्यान रखना है कि ये पशु मेला के नाम से पूरे विश्व में विश्वविख्यात है। अब यहाँ पर हमारा अगला 12वां प्रश्न है कि बिहार के किस जिले के, यहाँ पर देखिए एक्चुअली में किस जिले को आप लोग काट दीजिए, तो बिहार के मोहम्मद रेयान ने हाल ही में एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप 2022 के ओपन 12 टीम स्टैंडर्ड चेस में कौन सा स्थान हासिल किया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इसमें पहला यानी कि शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहला। अब यहाँ पर आपको विस्तृत जानकारी दे दूं कि विलक्षण प्रतिभा के धनी मोहम्मद रेयान ने एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप 2022 के ओपन 12 टीम स्टैंडर्ड चेस में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और आपको ध्यान रखना है, साथ ही ओपन 12 टीम ब्लिट्ज चेस में द्वितीय स्थान की दावेदारी कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य और राष्ट्र दोनों का स्थान बढ़ाया, दोनों का नाम रोशन किया है। और बात करें यहाँ पर मोहम्मद रेयान की, तो बिहार के पटना जिले के रहने वाले हैं। ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है कि एशियन यूथ चैंपियनशिप चेस चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन हुआ था ये इंडोनेशिया के बाली में इसका आयोजन किया गया था। ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे राजधानी पटना की, क्योंकि ये पटना से संबंधित है मोहम्मद रेयान। तो पटना की बात करें तो पटना बिहार में एक प्रमंडल भी है, साथ ही साथ एक जिला भी है। और इसके अंतर्गत जो जिलों की संख्या है पटना प्रमंडल में ये 6 जिले हैं। ये जिले हैं पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और नालंदा। और पटना जिला की जो सीमा है, अगर हम बात करें बिहार वाले मैप पर, यहाँ पर हमने इसे शामिल नहीं किया है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि पटना जिला की जो सीमा है ये बिहार के 9 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। और ये आपकी शायद 65वीं बीपीएससी एग्जाम में, एक्चुअली मुझे कंफर्म याद तो नहीं है, ये शायद 64वीं या 65वीं वाले बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। नोट कीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के प्रश्न। चलते हैं यहाँ पर अगले 13वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि श्रीनगर में आयोजित 31वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप जो कि महिला पुरुष दोनों वर्ग का था, तो इस प्रतिस्पर्धा में बिहार ने कुल कितने पदक अपने नाम किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा इस प्रतियोगिता में बिहार ने कुल मिला के 5 पदक अपने नाम किया है, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज।
इसी चीज को यहाँ पर विस्तार से लिखा गया कि 31वीं सीनियर नेशनल वुशु जो कि पुरुष महिला दोनों वर्ग का ये प्रतिस्पर्धा था और इसका जो आयोजन हुआ था ये शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम जम्मू कश्मीर श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें कि बिहार के 5 खिलाड़ियों ने पदक जीतकर राज्य को गौरवान्वित किया है। अब यहाँ पर हम बात करें इन खिलाड़ियों की, जो विजेता खिलाड़ी है उनमें से आपको ध्यान रखना है यमानी साक्षी जो कि रजत पदक यहाँ पर अपने नाम की, वहीं पर जो 4 नाम है ईसा मिश्रा, कुमार आनंद, गेसु कुमारी और साथ साथ सपना कुमारी, इन चारों ने कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल बिहार को दिलाया। ओवरऑल 5 पदक बिहार को मिला यहाँ पर ये 31वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप स्पर्धा में। अब यहाँ पर हमारा अगला 14 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को नवाजा है या फिर सम्मानित किया है। बिहार करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आते हैं वो इस श्रृंखला में आप देखते हैं। आपको दूसरे किसी भी सोर्स पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर्स की पूरी जिम्मेदारी बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बीपीएससी मेकर की है। ये 100% हम आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स देने वाले हैं बिहार की परीक्षाओं के लिए। इस बात को लेकर के यहाँ से आपको श्योर रहना है। चलिए हम यहाँ पर इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू द्वारा किन्हें सम्मानित किया गया है, तो ऐसे में इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाजिया परवीन। इस प्रश्न से संबंधित कई सारी जानकारी है जो कि आपको ध्यान रखना है, और जो नई कॉपी हमने आपको तैयार करने के लिए कहा था 68वें बीपीएससी एग्जाम के लिए, वहां पर सभी चीजों को आपको जरूर से जरूर नोट कर लेना है। अब यहाँ पर हम इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ऐसे में हमारा पहला पॉइंट है कि बिहार के अररिया सदर अस्पताल की नर्स नाजिया परवीन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू हाल ही में, तो द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में नर्सिंग के क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा है। किन्हें नवाजा गया, तो ये नाम ध्यान रखिए नाजिया परवीन को, जो कि अररिया सदर अस्पताल की नर्स है। नाजिया परवीन के बारे में लिखा गया कि नाजिया परवीन मूल रूप से भागलपुर बिहार की रहने वाली है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ने से पहले द्रौपदी मुर्मू के बारे में थोड़ी सी जानकारी ये ध्यान रखिए। भारत की बात करें तो भारत के इतिहास में अगर हम महिला राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से देखें तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है। ओवरऑल हम बात करें तो ये 15वीं राष्ट्रपति है भारत की, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हम बात करें वर्तमान समय में जो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं, ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं भारत के, ये भी यहाँ से नोट कर लीजिएगा। हम अगले पॉइंट की यहाँ पर बात करें अररिया सदर अस्पताल में वे कब से कार्यरत थी नाजिया परवीन, तो ऐसे में ध्यान रखें कि 2016 से वे यहाँ पर अररिया सदर अस्पताल में कार्यरत थी। अब यहाँ पर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 51 नर्सों को, जो कि पूरे भारत के 51 नर्सों को वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड या फिर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये यहाँ से आंकड़े आपको ध्यान रखना है। वहीं पर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो हमारा अगला पॉइंट है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग या फिर कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 1973 में इस पुरस्कार की स्थापना की थी। यानी कि जो नर्सिंग के क्षेत्र में जो अवार्ड दिया जाता है, जो कि नर्सिंग के क्षेत्र का भारत का सर्वोच्च सम्मान है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1973 में किया गया था। 1973 ईस्वी को देखकर एक प्रश्न आपके माइंड पे क्लिक होना चाहिए कि 1973 में ही भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी इंदिरा गांधी के शासन काल में। जबकि हम बात करें प्रोजेक्ट चीता की, तो प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत अभी हाल ही में किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो दोनों को यहाँ से ध्यान रखेगा। 2022 में सितंबर महीने में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई, जबकि प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। हम यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो वर्तमान समय में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मांडविया। जबकि बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। इतनी सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। क्योंकि यहाँ पर बात हुई है अररिया की, तो अररिया के बारे में बहुत सारे फैक्ट हमने आपको समय समय पर बतलाया है। ऐसे में कुछ जानकारी पुनः से आप लोग रिवाइज कर लीजिए कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर का जो निर्माण हो रहा है ये अररिया के रानीगंज में हो रहा है। बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क यानी कि जैव विविधता पार्क अररिया जिले के कोशियार गांव में है। जबकि हम बात करें और अररिया में एक स्थान है ओराई हिंगना, जो कि संबंधित है महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु से। यहाँ पर ओराई हिंगना में ही बिहार का पहला मंकी पार्क बनाए जाने की स्थापना अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया था। तो इतनी सारी कुछ जानकारी है अररिया से संबंधित, आने वाले समय में आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट होगा यहाँ पर 15वां प्रश्न
ये प्रश्न आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। ये प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बहुप्रतीक्षित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि पीजीआई रिपोर्ट 2020-21 में बिहार को किस लेवल में रखा गया है। वैसे तो इस श्रृंखला के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये प्रश्न, यहाँ पर आपको इस प्रश्न को स्टार मार्क करना और स्पेशल ट्रीट करना है। ऐसे में यहाँ पर इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो बिहार को लेवल 5 में रखा गया अन्य 5 राज्यों के साथ। लेवल 5 में कुल मिलाकर राज्यों की बात करें तो कुल मिला के 6 राज्य हैं, बिहार सहित कुल मिला के 6 राज्य। यहां से आपको ध्यान रखना बिहार लेवल 5 में है। अब इनसे संबंधित कई सारे फैक्ट है जो कि आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि पीजीआई रिपोर्ट 2020-21 में कोई भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश अब तक L1 यानी कि लेवल 1 के उच्चतम स्तर को हासिल नहीं कर पाया है। यानी कि L1 जो है ये पूरी तरह से खाली है, कोई भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश इसमें नहीं है। जबकि वहीं पे हम बात करें लेवल 2 की तो लेवल 2 में 7 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, यानी कि कुल मिलाकर 7 है। इनमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और चंडीगढ़ शामिल है। वहीं पे लेवल 3 की बात करें तो लेवल 3 में अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दादर और नगर हवेली, दमन व द्वीप, हरियाणा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और दिल्ली, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना लक्षद्वीप भी इसमें शामिल है। अगला है लेवल 4, तो लेवल 4 में है असम, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख और त्रिपुरा। ये यहां से आपको ध्यान रखना है। यहां पर हम बढ़ेंगे अगले पे, अगला होगा लेवल 5। लेवल 5 में बिहार, गोवा, मध्य प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना आदि शामिल है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से कि बिहार, गोवा, मध्य प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और तेलंगाना एक साथ लेवल 5 में है। उसी प्रकार से लेवल 6 और लेवल 7 को यहाँ पे दर्शाया गया है। बात करें यहाँ पर इस पीजीआई रिपोर्ट की तो इस रिपोर्ट में जो लेवल है ये लेवल 1 से लेकर के लेवल 8 तक है। लेवल 1 और लेवल 8 में दोनों में से कोई भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। 2 से 7 लेवल तक इसमें से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को दर्शाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिएगा। अगला होगा 16वां प्रश्न, ये भी अति महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो कि वर्तमान में है नितिन गडकरी, तो इनके द्वारा 14 नवंबर 2022 को आमद से दरभंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी गई। अब यहाँ पर जाएगी नहीं बल्कि यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, रखी गई, आधारशिला रखी गई। प्रश्न पूछा गया कि बताएं कि यह एक्सप्रेस वे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी। अति महत्वपूर्ण है, तो इस तरह के प्रश्नों पर आप लोग जरूर अपनी पैनी नजर रखिएगा। अगर आपकी तैयारी आपके एंड से अगर बेहतर हो गई तो एग्जाम में चाहे किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाए आप लोग उसे जरूर हल करके आएंगे। अगर आपकी तैयारी उस स्तर की नहीं होगी, अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो चाहे एग्जाम में किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे वहां तो आपको कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। तो इसलिए अगर आपके एंड से तैयारी बेहतर होगी तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हम इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा कि 14 नवंबर 2022 को नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, तो बक्सर जिले में संत समागम में भाग लेने के लिए बिहार के दौरे पर हैं और उनके द्वारा बिहार की पहली 189 किलोमीटर लंबे आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी गई। ये यहां से आपको ध्यान रखना है कि इस एक्सप्रेस वे का नाम दिया गया है आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे, जो कि 189 किलोमीटर लंबा है। और आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बिहार का सबसे पहला एक्सप्रेस वे है। ये यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम अगले पॉइंट की बात करें तो 189 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस वे दिल्ली कोलकाता NH 19 पर स्थित औरंगाबाद जिले के आमस से शुरू होकर बिहार का गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा के नवादा गांव को जोड़ेगी। कुल मिलाकर 7 जिलों को ये कवर करने वाली। ये यहाँ से ध्यान रखना है, यही आपके यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं कि कितने जिलों से होकर गुजरेगी, तो कुल मिलाकर ये 7 जिलों से होकर गुजरने वाली है। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें, इस एक्सप्रेस वे को क्या नाम दिया गया है या फिर इसे किस रूप में अधिसूचित किया गया है। ऐसे तो आप इसे आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे के नाम से जान सकते हैं, लेकिन वहीं पे NHI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की दृष्टिकोण से देखें तो इस एक्सप्रेस वे का नाम NH यानी कि नेशनल हाईवे 119D के रूप में अधिसूचित किया गया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला पॉइंट है, इस परियोजना को 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है। ये यहाँ से ध्यान रखिए। अब बिहार वाले मैप पर हम लोग देखेंगे कि जो एक्सप्रेस वे है आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे
जो कि बिहार की पहली एक्सप्रेसवे है, ये कितने राज्यों से होकर किस किस मतलब कि जिले को कवर करते हुए आगे बढ़ी है। तो इसकी जो शुरुआत होती है ये औरंगाबाद में होती है। आमस एक स्थान है, आप यहाँ पर बिहार वाले मैप पर देख सकते हैं। तो ये औरंगाबाद जिला की स्थिति है, यहीं से आमस एक स्थान है, यहाँ से ये एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है जो कि जाएगी गया, और गया के बाद जाएगी जहानाबाद, जहानाबाद की जाएगी पटना, उसके बाद जाएगी वैशाली, उसके बाद समस्तीपुर, उसके बाद दरभंगा में नवादा गांव में जाकर समाप्त हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि औरंगाबाद 1, गया 2, जहानाबाद 3, पटना 4, वैशाली 5, उसके बाद समस्तीपुर 6, साथ ही साथ दरभंगा 7। तो कुल मिलाकर ये 7 जिलों को कवर करेगी। और यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमने बक्सर की चर्चा किया था, तो ऐसे में पुनः आप सभी छात्रों को बता दूं कि बक्सर में एक स्थान है चौसा, जहां से बिहार के क्षेत्र में गंगा नदी प्रवेश करती है। जबकि बात करें हम बिहार में गंगा नदी बिहार के भूभाग को कहां पर किस जिले में छोड़ती है, तो कटिहार में एक जिला है, कटिहार में एक स्थान है, कटिहार जिला में मनिहारी, जहां पर गंगा नदी बिहार के भूभाग को छोड़ देती है। ये यहां से आप लोग को नोट कर लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण है। आपके 65वीं बीपीएससी एग्जाम में आई थिंक 64वीं या 65वीं में एक प्रश्न पूछा गया था कि पटना जिला की सीमा, यानी कि पटना राजधानी है, तो पटना जिला की सीमा बिहार के कितने अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। यह प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न था। इसका राइट आंसर होगा कुल मिलाकर 9 जिलों के साथ यह अपनी सीमा को साझा करता है। तो इस तरह के नए तरीके से यानी कि यूनिक पैटर्न पे अब प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 17 नंबर प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि बिहार राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन के बैनर तले राज्य स्तरीय बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया था। इसका आयोजन अभी हाल ही में गया जिले में किया गया। ऐसे में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में बिहार राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन के बैनर तले गया जिले के डीपीएस स्कूल के इंडोर स्टेडियम में 4 दिवसीय बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट आयोजित किया गया। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, गया जिले के डीपीएस स्कूल के इंडोर स्टेडियम में ये 4 दिवसीय रैंकिंग टूर्नामेंट आयोजित किया गया। बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट यहीं पर अभी हाल ही में आयोजित हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करें इस प्रतियोगिता की, तो इसमें नवादा के राज आर्यन और पटना के कार्तिक ने समस्तीपुर के हर्ष राज व ऋषभ राज को 21-16, 21-15 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, चूंकि चर्चा हुई है यहाँ पर बैडमिंटन की, बैडमिंटन एक खेल है और बिहार की हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे में बिहार का राज्य का खेल क्या है। आप लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा। आई थिंक बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन भी होता होगा राज्य के खेल को लेकर के। तो बिहार का राज्य के खेल जो है वर्तमान समय के दृष्टिकोण से देखें तो ये कबड्डी है। और वहीं पे हम बात करें कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर है, कबड्डी की चर्चा हुई तो बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय खेल कबड्डी ही है और इसके अतिरिक्त बैडमिंटन मलेशिया और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। जबकि हम बात करें यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। तो इस तरह से चीजों को रिलेट करके याद रखेंगे तो स्टैटिक पोर्शन भी आपका मजबूत होगा और कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ पे देखिए बात हुई है हॉकी की, तो हॉकी के बारे में हमने कुछ जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। ये हॉकी से संबंधित ऐसे फैक्ट है जहां से स्वाभाविक तौर पर आपके एग्जाम में पहले भी कई दफा प्रश्न बने हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये सारे पॉइंट को पढ़ के इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुल 18 पॉइंट है जो कि सारे के सारे हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले 18वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि टोक्यो जापान में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के सिंगल्स में बिहार के प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है। बताएं कि वे किस जिला से संबंधित है, यानी कि उनका संबंध बिहार के किस जिले से है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैशाली। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं और साथ ही साथ एक फैक्ट मैं आपको यूनिक बताने वाला हूं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं हो पता, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि टोक्यो पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता, टोक्यो पैरालंपिक्स में प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। तो इसी आधार पर यहाँ पे हमने इस लाइन को लिखा है कि टोक्यो पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता व वर्ल्ड चैंपियनशिप में 11 पदक जीतने वाले खिलाड़ी प्रमोद भगत ने टोक्यो में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के सिंगल्स में अपने प्रतिद्वंदी को फाइनल्स में हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। प्रमोद भगत ने अभी हाल ही में यहाँ पर जो जापान के टोक्यो में आयोजित हुआ ये बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल अर्थात स्वर्ण पदक अपने नाम किया है।
वहीं डबल्स की दृष्टिकोण से देखें, यानी कि जो डबल से मुकाबला होता है, तो इंडोनेशिया को हराकर रजत जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार और देश को गौरवान्वित किया है प्रमोद भगत ने। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, उनका संबंध बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर से है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि बिहार में हाजीपुर एक जिला है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बिहार में हाजीपुर कोई जिला नहीं बल्कि वैशाली जिला है। वैशाली जिला का जो हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय है ये हाजीपुर में है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट में, प्रमोद भगत के बारे में एक सम्मान है दिया गया इन्हें भारत सरकार के द्वारा। वर्ष 2019 में प्रमोद भगत को भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से या फिर अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था या फिर सम्मानित किया गया था। चलते हम यहाँ पर अगले 19वें प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2021 जो कि टोक्यो 2020 था, यानी कि 2020 वाला संस्करण था, कोरोना महामारी के कारण 2021 में ये आयोजित हुआ था। ऐसे में एक मास्टर वीडियो चैनल पर अपलोड किया गया था जिसमें कि संपूर्ण जानकारी टोक्यो ओलंपिक के बारे में जानकारी दिया गया था। साथ ही साथ ओलंपिक खेलों के इतिहास के बारे में यहाँ पर प्रश्न डाले गए थे। आप लोग इस वीडियो को टॉपिक स्टडी के अंतर्गत जाके देख सकते हैं। वहां पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां से भी जितने भी फ्री स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह होते हैं आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, पहले भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं कई सारे। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है 19वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में बोधगया में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सरस्वती सम्मान समारोह में कितने शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा कुल मिला के पूरे भारत के 100 शिक्षक व शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया। भगवान बुद्ध को बैसाख पूर्णिमा की रात में यानी कि मध्यरात्रि को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यहीं पर बोध गया में ही निरंजना अर्थात फल्गु नदी के किनारे, ये दोनों एक ही नदी है, दोनों अलग अलग नाम है। निरंजना अर्थात फल्गु नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यही बोध गया में राष्ट्रीय स्तर का सरस्वती सम्मान समारोह में पूरे भारत के 100 शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। ये यहाँ से ध्यान रखिए। बीपीएससी के दृष्टिकोण से एक जानकारी अगर मैं आपको दूं तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित एक प्रश्न कॉमन रूप से सभी सेट में अब तक जितनी परीक्षाएं आयोजित हुई है पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न आपके हाथ में है, यहाँ से आप लोग दोनों टॉपिक को मजबूत कर लीजिएगा। निश्चित तौर पर एक प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से बनेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, चूंकि हम लोग चर्चा कर रहे थे शिक्षक सम्मान की, तो ऐसे में एक जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूँ ये अति महत्वपूर्ण है। इस वाले पॉइंट को देखिएगा। इस वर्ष 2022 में देश भर के 46 शिक्षकों को, जिसमें कि बिहार से 2 शिक्षक या फिर शिक्षिकाएं शामिल थी, तो इन सभी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओवरऑल यहाँ पर हम बात करें तो भारत के कुल मिला के सभी राज्यों के 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि इस 46 शिक्षकों में बिहार के 2 शिक्षक शामिल थे। यहाँ पर इसी पॉइंट को लिखा गया है, तो इसमें पटना की शिक्षिका निशी कुमारी और त्रिवेणीगंज सुपौल के शिक्षक सौरभ सुमन शामिल हैं। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। पिछले वर्ष भी 2021 में जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की घोषणा हुई थी, उस समय भी बिहार से 2 शिक्षक को शामिल किया गया था। अब यहाँ पर अगले स्लाइड में हम लोग बात करेंगे सरस्वती सम्मान के बारे में। अति महत्वपूर्ण है, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। 29वां सरस्वती सम्मान मिला था वासुदेव मोही को कहानी संग्रह चेक बुक के लिए। 30वां सरस्वती सम्मान मिला था शरण कुमार लिम्बाले को मराठी उपन्यास सनातन के लिए। जबकि हाल ही में 31वां सरस्वती सम्मान मिला प्रोफेसर रामदरस मिश्र को उनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए। अति महत्वपूर्ण है, सभी को जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः आप सभी छात्रों को बता दूं, जितने भी छात्र बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो बीपीएससी मेकर ऐप पर आप हमारे इस प्री स्पेशल कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिटेल जानकारी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। यहाँ से आपका करंट अफेयर्स का पूरा नोट्स आपको मिलने वाला है। बिहार जीके की संपूर्ण तैयारी वहां से हो जाएगी। साथ ही साथ वहां पर सिलेबस आधारित नोट्स आपको मिलने वाले हैं और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह भी इस कोर्स में शामिल है। तो जितने भी छात्र इसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं या फिर 68वीं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं और घर बैठे अगर तैयारी कर रहे हैं, तो इस कोर्स को आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले 20वें प्रश्न पे। ये 20वां प्रश्न की बिहार सरकार ने हाल ही में पढ़ाई पर खर्च का बजट 21% से बढ़ाकर कितना करने का फैसला किया है। ये फैसला अभी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किया गया। 21% से ये दायरा बढ़ाकर कर दिया गया है 25%। ये किया गया नहीं बल्कि अभी हाल ही में इसकी घोषणा हुई है
इस बात का यहाँ से ध्यान रखिए, अभी घोषणा हुई है, जब ये कर दिया जाएगा तब भी मैं आपको इसकी जानकारी जरूर दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसे बढ़ाकर किया गया है 25%। अब आपसे एग्जाम में बढ़ोतरी भी पूछा जा सकता है, तो 4% की इसमें बढ़ोतरी किया गया है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। हम यहाँ पर बात करें इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की, तो ऐसे में ध्यान रखिए, हाल ही में 11 नवंबर 2022 को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री दिवंगत मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर आयोजित शिक्षा दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में पढ़ाई का खर्च का बजट 21% से बढ़ाकर 25% करने का फैसला किया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिखा था, 11 नवंबर 2022 को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री दिवंगत मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को प्रत्येक वर्ष यानी कि 11 नवंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और प्रत्येक वर्ष इनके जन्मदिन को या फिर जन्म दिवस को 11 नवंबर को जो शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसकी शुरुआत जो की गई थी ये बिहार सरकार के द्वारा ही की गई थी 2007 में। लेकिन उसके बाद 2008 से पूरे भारत में ये मतलब हर राज्य में ये मनाया जाने लगा, लेकिन इसकी शुरुआत जो की गई थी ये बिहार सरकार के द्वारा की गई थी। चूंकि यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के बारे में, तो ऐसे में ध्यान रखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से 45 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहते, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहते 1940 से 45 के बीच। अब यहाँ पर एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, जो कि हाल ही में बने हैं। देखते हैं कितने लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर मालूम है, करंट के प्रति कितने लोग एक्टिव है, ये मुझे जानना है। आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा कि वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है। हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि वे आजाद भारत यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दूसरे स्थान पर आता पद्म विभूषण, तीसरे स्थान पर आता पद्म भूषण और चौथे स्थान पर आता पद्मश्री। 2021 और 2022 में क्रमशः दोनों वर्ष बिहार के 2 शख्सियत को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे और इसकी जानकारी विस्तृत तौर पर हमने आपको दिया था। आई होप कि आपको याद होगा। जितने भी छात्र पिछले साल भर से या फिर 6 महीने से भी अगर जुड़े हुए हैं तो निसंदेह अभी 67 बीपीएससी प्रीलिम्स साथ साथ जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है, बीपीएससी ऑडिटर वगैरह, सभी एग्जाम में निश्चित तौर पर आपको करंट में एकदम से 0% यानी कह सकते हैं 0.1% का भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। जिस प्रकार से हमने आपको मटेरियल दिया था, एक भी प्रश्न हमारा बाहर नहीं गया है और इसका प्रूफ भी हमने कई बार आपको दिया था। जितने भी छात्र रेगुलर बने हुए हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 67 बीपीएससी प्रीलिम्स, बीपीएससी ऑडिटर, बिहार एसआई आदि एग्जाम में आपकी हेल्प हुई है या फिर नहीं। अगर आपको लगे कि इस श्रृंखला के वीडियो निसंदेह आपके लिए हेल्पफुल रह रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पर बात हो रही थी नीतीश कुमार की या फिर बिहार की, तो ऐसे में एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि हाल ही में झारखंड की राजधानी रांची में झारखंड जनता दल पार्टी का नीतीश कुमार की जदयू में विलय हो गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। झारखंड जनता दल जो पार्टी है नीतीश कुमार की, जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू में विलय अभी हाल ही में हुआ है। चलते हम अगले 21वें प्रश्न पे। ये 21वां प्रश्न है कि इस राज्य सरकार की नवंबर 2022 की घोषणा के अनुसार अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा। यानी कि सप्ताह के 5 दिन पढ़ाई होगी और जो शनिवार का दिन होगा, शनिवार के दिन बैग लाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इस दिन कुछ अन्य गतिविधियां स्कूल में कराई जाएगी। ये घोषणा अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया। ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि नवीनतम घोषणा के अनुसार बिहार के सरकारी स्कूलों में अब हफ्ते में 5 दिन ही पढ़ाई होगी, यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक बच्चों को बैग लेकर जाना होगा। वहीं पर शनिवार को बच्चे बिना किताबों के आएंगे। इस दिन अन्य गतिविधियों पर ध्यान दिया जाएगा। तो इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में बिहार सरकार ने ये घोषणा की है और इसकी घोषणा पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित शिक्षा दिवस 2022 समारोह में नीतीश कुमार द्वारा किया गया। और साथ ही साथ उन्होंने यानी कि नीतीश कुमार ने यहाँ पर स्वच्छ विद्यालय पोर्टल का भी शुभारंभ किया। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है अबुल कलाम आजाद के बारे में, जो जानकारी हमने कुछ समय पहले आपको दिया था। यही बातें यहाँ पर लिखी गई। पुनः आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले बिहार में 2007 में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई थी। उसके बाद अगले वर्ष 2008 से पूरे देश में इस तिथि को शिक्षा दिवस के रूप में मनाई जाती है। ये यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 2022 का
32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है? देखिए, अब यहाँ पर इस प्रश्न में आपको जानकारी देता हूँ। भले ही ये बिहारी पुरस्कार है, यहाँ पर बिहार शब्द का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन दूर दूर तक इसका बिहार से कोई भी संबंध नहीं है। कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इस वजह से हमने यहाँ पर बिहार करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला के तहत ये 32वें बिहारी पुरस्कार के बारे में जो प्रश्न है उसे शामिल कर दिया है। ध्यान रहे, ये बिहार से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हमने यहाँ पर इसलिए शामिल किया है क्योंकि इसमें बिहारी शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस चीज को यहाँ से ध्यान रखिए। इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो अभी हाल ही में 2022 में जो 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया, ये डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूंगा के बिरला फाउंडेशन। सबसे पहला पॉइंट यही ध्यान रखिए, इसकी जो मतलब कर सकते हैं जो वितरित किया जाता है ये बिहारी पुरस्कार, ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। तो इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष के बिरला फाउंडेशन द्वारा बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया। उनकी आलोचना कृति पंचरंग चोला पहर शकीरी के लिए प्रदान किया गया। उनकी जो आलोचना कृति है जो कि 2015 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी, इन्हीं के लिए अभी हाल ही में इन्हें ये 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब यहाँ पर आगे कुछ पॉइंट में हमने 30वां बिहारी पुरस्कार के बारे में, साथ ही साथ 31वां बिहारी पुरस्कार के बारे में जानकारी दिया है। तो 30वां बिहारी पुरस्कार जो मिला था ये कृष्ण मोहन वोरा को मिला था, जो कि उनकी जो आलोचना कृति है, इनका नाम था तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। इस कृति के लिए उन्हें 30वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया था। 31वां बिहारी पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया था मधु कांकरिया को, जो कि इसका जो कहानी संग्रह था हम यहाँ थे के लिए ये कह सकते हैं, ये 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बिहारी पुरस्कार क्या है, ये किन्हें दिया जाता है या फिर किन्हें दिया जा सकता है। इस पॉइंट को देखकर आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना कि यह पुरस्कार भारत के किसी भी भाग में निवास करने वाले राजस्थान के मूल निवासी या फिर बीते 7 वर्षों से अस्थायी रूप से राजस्थान में रहने वाले देश के किसी भी हिस्से के निवासी लेखक की उत्कृष्ट राजस्थानी या फिर हिंदी की कृति को प्रदान किया जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वैसे लोग यानी कि वैसे लेखक या फिर वैसे कवि जो कि मूल रूप से आपको ध्यान रखना है राजस्थान के रहने वाले, अगर राजस्थान के रहने वाले नहीं है तो विगत 7 वर्षों से ये राजस्थान में रहे हैं, चाहे वो भारत के किसी भी हिस्से की हो, तो उनकी जो कृति होती है या फिर राजस्थानी या फिर हिंदी भाषा की, तो उसके लिए उन्हें बिहारी पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं उनका संबंध राजस्थान से होना चाहिए और उनकी जो कृति हो वो राजस्थानी और साथ ही साथ हिंदी, ये दोनों में से किसी भाषा में होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो रचना होगी ये इन्हीं 2 भाषा में होनी चाहिए। उसके आधार पर ही वे बिहारी पुरस्कार के हकदार हो सकते हैं, जिसके बाद उन्हें बिहारी पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। आई होप कि आप यहाँ पर इसे समझ चुके हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 23वें प्रश्न पे। ये 23वां प्रश्न के हाल ही में 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना नेहरू पथ स्थित पुणे के समीप नवनिर्मित नेहरू पार्क में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुनर्स्थापित प्रतिमा का अनावरण किया है। ये आपको ध्यान रखना है, ये नेहरू पथ पटना में इसका भी हाल ही में अनावरण किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। नीतीश कुमार बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं, ये यहाँ सबको ध्यान रखना है। हमारा अगला पॉइंट है, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात आई है तो ऐसे में उनसे संबंधित कुछ जानकारी हमने आपके साथ साझा किया है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड में भारत के पहले व तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1960 को किया था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। तो 17 नवंबर 1960 को भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन हुआ था ये पंतनगर उत्तराखंड में हुआ था। जबकि हम बात करें बिहार के दृष्टिकोण से तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर की जो स्थापना हुई थी ये 5 अगस्त 2010 को हुआ था। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में लिखित पुस्तक का नाम है इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री के लेखक हैं भोपाले बालकृष्णन, जो कि संबंधित है इन्हीं से, ये यहाँ से ध्यान रखिए। और साथ साथ एक पॉइंट ये भी है कि मुंबई में स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट 100% यानी कि 100% लैंडलॉर्ड मॉडल पोर्ट बनने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है, ये भी यहाँ से ध्यान रखिए। और बात रही यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो ऐसे में कुछ और भी पॉइंट है, जैसे कि 1954 में जो कि भारत और चीन के मध्य जो कह सकते पंचशील समझौता हुआ था। ये प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है।
1954 में जो समझौता हुआ था, चीन के जो प्रधानमंत्री थे चाओ एन लाई, और साथ साथ वर्तमान उस समय जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी 1950 में, तो उस समय योजना आयोग के जो कह सकते हैं अध्यक्ष थे, यानी कि भारत के जो प्रधानमंत्री थे वे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्हीं के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की। और नीति आयोग बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं, जैसे कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या है, ये सारी बातें आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कई बार हमने आपको इसकी विस्तृत तौर पर जानकारी दिया है। चलते हम यहाँ पर अगले 24वें प्रश्न पे। ये 24वां प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो यानी कि चक्का फेंक में बिहार की किस बेटी ने कांस्य पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोनी कुमारी। आपको जानकारी दे दूं कि 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जो हुआ था ये गुवाहाटी असम में किया गया। इसकी जो आयोजन तिथि है आपको ध्यान रखना 11 से 15 नवंबर 2022 के मध्य ये आयोजित हुआ है। और डिस्कस थ्रो यानी कि चक्का फेंक मुकाबले में अंडर 18 महिला वर्ग में बिहार की बेटी सोनी कुमारी ने कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। ये यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए बात यह है गुवाहाटी असम की चर्चा हो रही है, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि पिछले वर्ष अगस्त 2021 में असम सरकार ने गीतकार, संगीतकार, गायक और भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका के घर को सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए अधिग्रहण किया था। ये जानकारी हमने पिछले साल आपको विस्तार पूर्वक दिया था। अगला पॉइंट यहाँ पर असम से संबंधित है कि इस वर्ष अगस्त 2022 में असम सरकार ने राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क का नाम औरंग नेशनल पार्क कर दिया है। अगस्त 2022 में यानी कि इसी वर्ष राजीव गांधी जो नाम है ये शब्द को इस नेशनल पार्क से हटा दिया गया है, इसका नाम रखा गया औरंग नेशनल पार्क। हमारा अगला पॉइंट है कि असम सरकार ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया था, जिसके तहत गोमांस की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये सारे संबंधित है असम से। आई होप कि आप यहाँ पर इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हमारा 25वां प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की निशी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें, निशी कुमारी की बात करें, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने स्वर्ण पदक बिहार को दिलाया है। ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इनसे संबंधित जानकारी है कि 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन हुआ ये पटना बिहार में हुआ, ये सबसे पहले ध्यान रखें। और इसमें निशी कुमारी ने अंडर 18 वर्ग में जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में बिहार को स्वर्ण पदक दिलाया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। गोल्ड मेडल निशी कुमारी ने अपने नाम किया। इसके अतिरिक्त बात करें तानिया मिश्रा के अंडर 14 वर्ग में लॉन्ग जंप प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल अर्थात रजत पदक। अगला आशीष कुमार अंडर 14 वर्ग में लॉन्ग जंप प्रतिस्पर्धा में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल। दिव्यांश कुमार ने अंडर 14-60 मीटर प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक। और इसके अलावा बिट्टू कुमार अंडर 18 डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल। और सोनू कुमार ने अंडर 18 स्टीपल चेज में कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल। और साथ ही साथ सिमरन परवीन जो कि अंडर 14 वर्ग में 600 मीटर दौड़ में कांस्य पदक बिहार को दिलाया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, खेल से संबंधित प्रश्न खास करके बिहार से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं, जिस वजह से करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हमने इस प्रश्न को शामिल किया है। नोट कीजिएगा, ये सभी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर चलेंगे अगले 26वें प्रश्न पे। तो ये अगला 26वां प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बिहार के लोक गायक व संगीतकार ब्रजकिशोर दुबे का हाल ही में निधन हो गया है। बताएं कि उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2017 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इनसे सम्मानित किया गया था। इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि बिहार के धरोहर माने जाने वाले लोक संगीत के लेखक ब्रजकिशोर दुबे का हाल ही में 58 वर्ष की आयु में पटना में निधन हुआ है। एक फ्लैट में इनकी डेड बॉडी पटना में संदिग्ध अवस्था में मिली, हो सकता है कि इनकी हत्या की गई होगी। फिलहाल आप लोग यहाँ पर ये ध्यान रखें 58 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है पटना में। और यहाँ पर हमारा इसमें अगला पॉइंट है कि उन्हें 2017 में 14वें राष्ट्रपति तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा लोक संगीत के क्षेत्र में योगदान देने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। पद्मश्री की बात आई है तो आपको ध्यान रखना है वर्ष 2021 और 2022 दोनों वर्ष क्रमशः दो बिहारियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री की बात करें तो पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। क्रमशः ये सीक्वेंस भी आपको यहाँ से ध्यान रखना चाहिए। हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर है कि बिहार सरकार की ओर से वर्ष 2013 में वरिष्ठ लोक गायक का भी उन्हें पुरस्कार मिला था। बिहार सरकार की ओर से वरिष्ठ लोक गायक का पुरस्कार इन्हें दिया गया था। इसमें हमारा अगला पॉइंट है कि उनका जन्म 24 जनवरी 1954 को रोहतास सासाराम में हुआ था। यानी कि ब्रज किशोर दुबे का जन्म 24 जनवरी 1954 को रोहतास सासाराम में हुआ था। रोहतास एक जिला है जबकि सासाराम जिला नहीं है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। बिहार में रोहतास एक जिला है, सासाराम जिला नहीं है। सासाराम जो है ये रोहतास जिला का हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर बात है 1954 की। 1954 ईस्वी जब भी आप देखें तो एक प्रश्न आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि 1954 में ही भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ था। पंचशील समझौता के बारे में बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। आप ध्यान रखेंगे उस समय यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के उनके समकक्ष थे चाउ एन लाई। तो दोनों को यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। अब यहाँ पर बात हुई है रोहतास की। तो बिहार वाले मैप पर जब आप रोहतास की स्थिति को ढूंढेंगे तो यहाँ पर आपको रोहतास दिखेगा। रोहतास की बात करें तो रोहतास जिला जो है ये अन्य 5 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। इन 5 जिलों की बात करें तो इनमें औरंगाबाद 1, अरवल 2, भोजपुर 3, बक्सर 4 और साथ कैमूर 5। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। कुल मिलाकर 5 जिले ऐसे हैं जो कि रोहतास जिला के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। हाल ही के दिनों में शायद 64वें या 65वें में एक प्रश्न पूछा गया था पटना जिला के बारे में कि कितने जिलों के साथ पटना अपनी सीमा को साझा करता है। तो कुल मिलाकर 9 जिले हैं जिसके साथ पटना अपनी सीमा को साझा करता है। तो इस तरह से भी चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इस चार्ट में देख सकते हैं बिहार के 38 जिलों और साथ ही साथ बिहार के 9 प्रमंडल का यहाँ पर एकदम से संग्रह किया गया है। हम यहाँ पे बात कर रहे थे रोहतास की। तो रोहतास जिला जो है ये पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पटना प्रमंडल का जो हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय है ये पटना है और इसके अंतर्गत जिलों की संख्या है कुल मिला के 6। ये जिले हैं पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और नालंदा। आपको ध्यान रखना कि रोहतास पटना प्रमंडल के ही अंतर्गत आता है। हमारा अगला होगा 27वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा कहलगांव बिजली संयंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित है। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित एनटीपीसी लिमिटेड के कहलगांव बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड कार्यक्रम के तहत सुरक्षा श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण शक्ति का विजेता ट्रॉफी प्रदान किया गया है। आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि एनटीपीसी स्वामित्व वाली यानी कि एनटीपीसी लिमिटेड की स्वामित्व वाली ये बिजली संयंत्र है जिसको अभी हाल ही में ये स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है, यानी कि कहलगांव बिजली संयंत्र। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट इनसे संबंधित है कि 23 मई 1984 को इसकी आधारशिला बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह द्वारा रखी गई थी। चंद्रशेखर यहाँ पर नाम आया है तो ऐसे में ध्यान रखिए वर्तमान में बिहार के जो शिक्षा मंत्री है यह है श्री चंद्रशेखर। ये जानकारी आपको हमने एक वीडियो के माध्यम से दिया था। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जो नया गठित हुआ है 16 अगस्त को, ये सारी बातें हमने आपको विस्तार से बतलाया है। चीजों को आप एकदम से रिलेट करके याद रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको ये एग्जाम में सफलता दिलाएगी। हम अगले पॉइंट की यहाँ पर बात करें तो हमारा अगला पॉइंट है कि इस सुपर थर्मल पावर प्लांट का काम 1985 में शुरू हुआ था और मार्च 1992 में 210 मेगावाट क्षमता वाली पहले यूनिट का संचालन यहाँ से शुरू हुआ था। तो ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि अभी हाल ही में कहलगांव बिजली संयंत्र चर्चे में आया है। इन्हें स्वर्ण शक्ति अवार्ड दिया गया है। तो इसकी शुरुआत कब हुई, इसका क्षमता क्या है, इसकी आधारशिला कब रखी गई, किनके द्वारा रखी गई, ये सारी बातें एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखती है। तो यहाँ से इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट की हम बात करें तो नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट बिहार के औरंगाबाद में स्थापित है। इनसे भी संबंधित कई सारी जानकारी हमने आपको दिया था कुछ समय पहले। इसकी तीसरी और आखिरी यूनिट का संचालन शुरू हुआ था। ध्यान रखिए बिहार के औरंगाबाद में स्थित है। चीजों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। औरंगाबाद की बात है तो औरंगाबाद के बारे में एक जानकारी आपको याद होगा कि पूरे भारत में औरंगाबाद नाम का 2 जगह है। एक तो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, एक है बिहार में। लेकिन महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद है उसका नाम बदलकर अब संभाजी नगर कर दिया गया है। ये चीजें हमने आपको करंट अफेयर्स की जो डेली श्रृंखला चलती है वहां पर आपको विस्तार पूर्वक दिया है।
आई थिंक आपको वो चीज़ें याद होगी। तो जितने भी छात्र डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आप लोग फॉलो नहीं करते हैं तो जरूर फॉलो कीजिएगा, ये बिहार की प्रतियोगी परीक्षा में आपकी जरूर हेल्प करेगी। अब यहाँ पे देखिए हम लोग चर्चा कर रहे थे कहलगांव बिजली संयंत्र की, जो कि बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित है। ये बिहार वाले मैप पर आप भागलपुर की स्थिति को देख सकते हैं और भागलपुर जो जिला है ये बिहार के अन्य 6 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये अन्य 6 जिलों की हम बात करें तो 1 हो गया बांका, 2 मुंगेर, 3 खगड़िया, 4 मधेपुरा, 5 पूर्णिया, 6 कटिहार। कुल मिलाकर 6 जिले ऐसे हैं जो कि भागलपुर के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अब भागलपुर के बारे में कई सारे फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि भागलपुर जो प्रमंडल है, बिहार में 9 प्रमंडल है, उनमें से भागलपुर भी एक प्रमंडल है। तो भागलपुर प्रमंडल बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल है। इसके अंतर्गत जिलों की संख्या की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे इरेज करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो जिलों की संख्या ये कुल मिलाकर 2 जिले हैं, एक तो है भागलपुर और दूसरा है बांका। कुल मिलाकर 2 जिले ही भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। आप यहाँ पर इसे चार्ट में भी देख सकते हैं कि बिहार के 9 प्रमंडल में से भागलपुर एक प्रमंडल है। इसका मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर भागलपुर है और इसके अंतर्गत जिलों की संख्या है कुल मिलाकर 2, एक है भागलपुर, एक है बांका। अब यहाँ पे देखिए बात यह है बांका की। तो बांका के बारे में एक पॉइंट ये याद रखिए, अभी हाल ही में बिहार का दूसरा रोपवे का निर्माण हुआ है बांका जिला के मंदार में, जबकि पहला जो रोपवे है संचालित है कहाँ पर, आपको ध्यान रखना नालंदा जिले के राजगीर में। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। अगला 28वां प्रश्न है कि गुवाहाटी असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंडर 14 वर्ग में प्रदीप कुमार ने कौन सा पदक बिहार को दिलाया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल प्रदीप कुमार ने अंडर 14 वर्ग में अपने नाम किया है, बिहार को ये पदक दिलाया है। हम यहाँ पर बात करें इसके बारे में तो ऐसे में हमारा पहला पॉइंट है 37वां नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन हुआ ये गुवाहाटी असम में किया गया और इसके तहत आपको ध्यान रखना है कि तान्या मिश्रा ट्रायथलॉन प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल अर्थात रजत पदक, आशीष कुमार ने ट्रायथलॉन प्रतिस्पर्धा में रजत पदक और इसके अतिरिक्त निशी कुमार ने 18 वर्ष आयु वर्ग भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल, प्रदीप कुमार अंडर 14 भाला वर्ग प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक, सोनी कुमारी अंडर 18 डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल और इसके अलावा उज्जवल भविष्य देवराज अंडर 14 शॉर्ट पुट मेंस प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल बिहार को दिलाया है। तो ये सारे यहाँ से आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिएगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। हम चलते हैं अगले 29वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है। ये फैसला अभी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किया गया। तो ऐसे में इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार। अब यहाँ पर इनसे संबंधित हमारा पहला पॉइंट है कि बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य के सभी 38 जिलों में एक भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसके तहत एक चीज ये भी ध्यान रखेंगे आपकी राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में, यानी कि इन तीनों जिलों में भूकंप क्लिनिक केंद्र ये खुल भी चुके हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। 38 जिलों में से अगर हम बात करें तो ये 3 ऐसे जिले हैं वर्तमान समय में यहाँ पर भूकंप क्लिनिक केंद्र संचालित है। ये 3 जिले हैं पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। हमारा अगला पॉइंट है कि भारत को 5 भूकंपीय जोनों में बांटा गया। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर हमने शामिल किया है। पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत को वर्तमान समय की दृष्टिकोण से देखें तो 5 भूकंपीय जोनों में बांटा गया है, जोन 1 से लेकर के जोन 5 तक। और इसमें से जो सबसे ज्यादा खतरनाक जोन है ये है जोन 5। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगर हम जोन 5 की बात करें तो इसमें पूरा पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात में कच्छ का रण, उत्तर बिहार का कुछ हिस्सा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि शामिल है। हालांकि बिहार के कुछ हिस्से सैमसिक जोन 4 के अंतर्गत भी रखा गया, कुछ हिस्से जोन 3 में भी हैं। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो जोन 5 जो है ये सबसे कह सकते हैं एक प्रकार से खतरनाक जोन है। इसमें जो मैग्नीट्यूड होता है, भूकंप की जो तीव्रता होती है, जो मैग्नीट्यूड जो मापी जाती है, ये रिक्टर पैमाने पे मापी जाती है। ये यहाँ से ध्यान रखिए। और भूकंप मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। ये सारे बातें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी चीज को यहाँ पर हमने देखा कि भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है और भूकंप जिस पैमाने पर मापा जाता है उसे रिक्टर स्केल कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 30वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के किस कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गौरव चौहान।
अब यहाँ पर इनसे संबंधित हमारा पहला पॉइंट है कि 19 नवंबर से कोलकाता में रग्बी एशियन चैंपियनशिप आयोजित किया जाएगा। एक्चुअली में अब यहाँ पर लिखिए, आप लोग नोट कीजिएगा, किया गया 19 नवंबर को इसकी शुरुआत हुई है। और इसके तहत हमारा कुछ पॉइंट है, जैसे कि इस प्रतियोगिता के लिए बिहार रग्बी के कोच व खिलाड़ी गौरव चौहान को भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और ये पहली बार है जब बिहार से कोई पुरुष खिलाड़ी या फिर खिलाड़ी पुरुष वर्ग में रग्बी में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। बिहार के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। तो ऐसे में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एग्जाम जो आपका आयोजित होने वाला है, ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों पर क्वेश्चन सेटर का पैनी नजर रहता है। तो ऐसे में इन सारी चीजों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चूंकि बात हुई है यहाँ पर रग्बी की, तो रग्बी के बारे में कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर शामिल किया है कि रग्बी खेल फुटबॉल का ही एक रूप है और विलियम वेब इलिस को रग्बी खेल का जनक माना जाता है। और इस साथ ही साथ भारत में अगर हम बात करें रग्बी खेल का घर किसे कहा जाता है, तो भारत में रग्बी खेल का घर कोलकाता को माना जाता है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है फिजी, जॉर्जिया, मेडागास्कर, न्यूजीलैंड, समोआ, टोंगा और वेल्स, ये सभी देशों का राष्ट्रीय खेल रग्बी है। ये भी चीजें यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। अगला 31वां प्रश्न है कि दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट परिसर में अचानक आ जाने वाले जंगली जानवरों को गोली मारने का आदेश दिया गया है। बताएं कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आप लोग सुधार कीजिएगा, 2022 नहीं बल्कि यहाँ पर 2020 होगा सभी विकल्पों में। यहाँ पर हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो दरभंगा एयरपोर्ट की जो शुरुआत हुई थी ये 8 नवंबर 2020 को हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इनसे संबंधित कई सारी जानकारी है जो कि आपको याद रखना है। हालांकि कई बार यहाँ से हमने आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दिया है। इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट परिसर में अचानक आ जाने वाले जंगली जानवरों को गोली मारे जाने की जानकारी वाइल्ड लाइफ को दी गई है। तो इसको लेकर के जो वाइल्ड लाइफ को जो जानकारी दी गई थी, तो अनुमति मिलने के बाद इस फैसले पर अब मोहर लगाई गई और वन विभाग के जिला अधिकारी ने करीब 200 नीलगाय और जंगली सूरों के शूट आउट किए जाने की पुष्टि की है। ये यहाँ से ध्यान रखेगा। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही थी दरभंगा एयरपोर्ट की, तो दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। केंद्र सरकार ने 2020 में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत देश में दरभंगा सहित कुल मिला के 63 शहरों में एयरपोर्ट खोला था। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना। दरभंगा सहित कुल मिला के 63 शहरों में एयरपोर्ट का निर्माण किया गया था रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत। और दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा की जो शुरुआत हुई थी ये 8 नवंबर 2020 से इसकी शुरुआत हुई थी। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला पॉइंट है मई 2022 से संबंधित एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि मई 2022 में दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा अर्थात अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैथिली भाषा में उद्घोषणा अर्थात अनाउंसमेंट करने वाला दरभंगा एयरपोर्ट भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। चूंकि बात हो रही है दरभंगा की, तो बिहार वाले मैप पर आप यहाँ पर ये दरभंगा की स्थिति को देख सकते हैं। दरभंगा की बात करें तो दरभंगा बिहार के अन्य 6 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये 6 अन्य जिलों की बात करें तो इनमें आपको ध्यान रखना है कि मधुबनी 1, सहरसा 2, समस्तीपुर 3 और इसके अलावा यहाँ पर खगड़िया 4, मुजफ्फरपुर 5 और सीतामढ़ी 6। कुल मिला के 6 ऐसे जिले हैं जो कि दरभंगा के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। दरभंगा के बारे में एक जानकारी आपको मैंने 2021 में पिछले वर्ष दिया था। एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में ये जिक्र किया गया था कि बिहार में पटना के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन हब है ये दरभंगा है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। और दरभंगा में ही राज्य का दूसरा तारामंडल का निर्माण किया जा रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे अगले स्लाइड में दरभंगा की स्थिति को। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार के 9 प्रमंडल के अंतर्गत आप देखेंगे तो दरभंगा भी एक प्रमंडल है और इसका मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर दरभंगा है। और इसके अंतर्गत जिलों की संख्या है कुल मिला के 3। ये जिले हैं दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 32वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के होनहार खिलाड़ी जसवंत सरोज ने कौन सा पदक जीता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम किया। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के होनहार खिलाड़ी जसवंत सरोज ने 3000 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, तो इसी वर्ष 37वीं यानी कि इस वर्ष 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ है ये गुवाहाटी असम में किया गया। ये जानकारी अभी ही थोड़ी देर पहले हमने आपको दिया है। इसमें जो प्रतियोगिता में जो पदक बिहार को मिले हैं वो कंप्लीट सूची है यहाँ पर लिखी गई। ये सारी बातें ऑलरेडी हमने आपको बताया है, आप चाहे तो यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। चलते हम यहाँ पर अगले 33वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में मां सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा जो कि विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सीतामढ़ी। अब यहाँ पर आपको इनसे संबंधित जानकारी दे दूं कि सीतामढ़ी में इसका निर्माण को लेकर के रामायण रिसर्च काउंसिल की ओर से जमीन अब उपलब्ध करा ली गई है और यह प्रतिमा 251 फीट की होगी, जो कि विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होने वाली है। ये यहाँ से ध्यान रखेगा। इसका उद्देश्य माता सीता के इस पवित्र धरती और सीतामढ़ी को देश और दुनिया में पहचान दिलाना है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भी हाल ही में इसकी घोषणा हुई है और जमीन भी आवंटित किया जा चुका है। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है सीतामढ़ी से संबंधित कि गणतंत्र दिवस 2021 परेड में राजपथ नई दिल्ली में ब्रह्मोस मिसाइल का नेतृत्व कैप्टन मोहम्मद कैमरूल जमा द्वारा किया गया, जो कि मूल रूप से सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2021 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, ये कौन सा गणतंत्र दिवस था? 72वां था या फिर 73वां था? आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे ये कौन सा गणतंत्र दिवस था। और फिर अगला होगा 34वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 41वें संस्करण में बिहार किस राज्य के रूप में शामिल है? इस प्रश्न को आप एकदम से इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में रखेंगे। इस वीडियो का यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से इस टॉपिक से कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं। प्रश्न की भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 41वें संस्करण में बिहार किस राज्य के रूप में शामिल है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा भागीदार राज्य के रूप में बिहार इसमें शामिल है। इनसे संबंधित हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट होगा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 41वें संस्करण का उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के प्रगति मैदान में अभी हाल ही में इसका 41वां संस्करण का उद्घाटन किया गया केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। इस मेले की बात करें तो इस मेले में बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र सहित भागीदार राज्य है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के 3 राज्य बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र, ये तीनों भागीदार राज्य के रूप में इस मेले में शामिल है। जबकि वहीं पे हम बात करें उत्तर प्रदेश और केरल की, तो ये इसमें फोकस राज्य के रूप में शामिल है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इस मेले का जो आयोजन तिथि है ये 21 से 27 नवंबर 2022 है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसके थीम से संबंधित। इसका थीम है वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। ये 2022 का जो कह सकते हैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो 41वां संस्करण है, ये इसका थीम है। ये प्रश्न है कि एशिया प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में निम्नलिखित में से बिहार के किस पहलवान को बिहार केसरी का सम्मान मिला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शुभम कुमार। अब यहाँ पर इसके बारे में कई सारी जानकारी है जो कि आपको याद रखना है। जैसे कि एशिया प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला ग्राउंड के डाक बंगला मैदान में आयोजित बिहार केसरी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में कैमूर के पहलवान शुभम कुमार ने सेना में कार्यरत भोजपुर के पहलवान अमन कुमार को पछाड़कर बिहार केसरी बनने का गौरव प्राप्त किया है। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में यह प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शुभम कुमार बिहार के कैमूर के रहने वाले हैं और इन्होंने सेना में कार्यरत भोजपुर के पहलवान को, जिनका नाम है अमन कुमार, इनको पछाड़कर बिहार केसरी बनने का गौरव प्राप्त किया है। अब यहाँ पे देखिए बात यह है कैमूर की, तो कैमूर के बारे में ये आपको ध्यान रखना कि बिहार का जो दूसरा टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है, इसका निर्माण जो होगा ये बिहार के कैमूर जिले में होगा। जबकि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व जो वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए इसके अतिरिक्त कुछ पॉइंट और भी हैं। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी चंपारण के सुमन कुमार यादव ने पश्चिमी चंपारण के ही शैलेश कुमार को हराकर बिहार किशोर के खिताब पर कब्जा जमाया है। बिहार केसरी और बिहार किशोर ये दोनों वर्गों के बारे में यहाँ से जानकारी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न बने। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने देखा कि हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा और बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण जिले की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला पॉइंट है कि मौजूदा समय में बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी है और मनोज तिवारी बिहार के कैमूर जिले के निवास है। ये यहाँ से ध्यान रखिए। खादी के ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, यही वाला मनोज तिवारी के बारे में इसी वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ। ये सारी बातें ऑलरेडी हमने आपको बतलाया। हालांकि पिछली बार यानी कि इससे पहले जो खादी के ब्रांड एम्बेसडर थे बिहार में, ये थे पंकज त्रिपाठी, जो कि बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं। ये सारी बातों का जिक्र कई बार हमने आपसे किया था। अगला 36वां प्रश्न है कि हाल ही में असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो कुल मिलाकर बिहार ने 9 पदक अपने नाम किया। तो ऐसे में ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इन 9 पदक में से एक भी स्वर्ण पदक नहीं था, बाकी सारा यहाँ पर जो था सिल्वर और ब्रॉन्ज था। इसकी जानकारी यहाँ पर लिखी गई कि 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो आयोजन था ये गुवाहाटी असम में किया गया। ये 22 साल बाद बिहार के खिलाड़ियों ने इस चैंपियनशिप में 9 पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है।
यहाँ पे 22 साल बाद शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि झारखंड जो मतलब बिहार से अलग हुआ था, ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। तो झारखंड के अलग होने के बाद अब बिहार जो है अब ये अपने स्वतंत्र रूप में है, इसी को ध्यान रखते हुए यहाँ पर 22 साल लिखा गया है। तो इस प्रतियोगिता में यानी कि 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कुल मिलाकर 9 पदक अपने नाम किया है। इन 9 पदक की सूची की यहाँ पर बात करें तो ये सारी जानकारी हमने थोड़ी देर पहले आपको दिया है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि 9 पदक में से एक भी गोल्ड मेडल नहीं था। गोल्ड मेडल की बात करें तो गोल्ड मेडल एक भी नहीं था, 0 था। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर पदक यानी कि रजत पदक जो था ये था 6। ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर आपको देखना है, ब्रॉन्ज मेडल 3 था। ये चीजें यहाँ से आपको जानना है। कुल मिलाकर 9 पदक बिहार ने अपने नाम किया है। तो अब यहाँ पर हमारे आज की इस वीडियो का जो 37वां प्रश्न है, ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के बिंदेश्वर पाठक को निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस श्रृंखला में वैसे प्रश्नों को शामिल किया जाता है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वे वैशाली के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक व पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को सामुदायिक जिंदगी में क्रांतिकारी कार्य करने और स्वच्छता के क्षेत्र में अनूठी पहल करने के लिए एशिया का प्रतिष्ठित पुरस्कार निक्की एशिया से सम्मानित किया गया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना, सामाजिक कार्य में इनकी एक उत्कृष्ट कार्य के लिए कह सकते हैं इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये रहने वाले हैं बिहार के वैशाली जिले के। और इसमें हमारा अगला पॉइंट होगा, इनके बारे में लिखा गया है कि उनका जन्म वैशाली जिले में 2 अप्रैल 1943 को हुआ था और उन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, इस संगठन के बारे में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर इस पुरस्कार की बात करें तो इससे पहले भी आपको ध्यान रखना, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और इन्फोसिस के चेयरमैन NR नारायण मूर्ति भी यह पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। इस पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वर्ष 1996 में, यानी कि 1996 में। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 38वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, ये फैसला अभी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किया गया। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि बिहार में चल रही मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है। ये यहाँ से ध्यान रखिए, बिहार सरकार की एक योजना है और इसी के तहत ये 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। अब इस योजना के उद्देश्य की हम बात करें तो इस योजना का उद्देश्य बिहार के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना और आर्थिक इनपुट उपलब्ध कराना, ये इसका या फिर इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। हमारा अगला पॉइंट है कि बिहार सरकार की इस योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष की उम्र के अल्पसंख्यक लोगों को मिलेगा। अल्पसंख्यक की यहाँ पर बात, ये तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि बिहार में अल्पसंख्यक में किन्हें शामिल किया गया है। तो अल्पसंख्यक वर्ग में बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो मुस्लिम समुदाय, बौद्ध, पारसी, ईसाई और सिख समुदाय इसमें शामिल है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नवंबर में किस तिथि को बिहार में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखने में मदद करेगा। हम यहाँ पर सबसे पहले इसके राइट आंसर की बात करें, नशा मुक्ति दिवस बिहार में जो भी हाल ही मनाया गया नवंबर 2022 में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 नवंबर को ये मनाया गया है। आपको ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ष ये 26 नवंबर को मनाया जाता है और इसी कड़ी में 26 नवंबर 2022 को बिहार में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। और इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत अहम भूमिका निभाने वाले 11 अधिकारियों को भी सम्मानित किया। ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कितने अधिकारी को सम्मानित किया गया, तो कुल मिलाकर 11 अधिकारियों को सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि बिहार में 26 नवंबर 2011 से ही मद्य निषेध दिवस मनाना शुरू कर दिया था। हालांकि उस समय शराबबंदी कानून लागू नहीं था। आपको ध्यान रखना है कि मद्य निषेध दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी ये बिहार में 26 नवंबर 2011 को हुई थी। और बिहार में शराबबंदी की बात है तो ऐसे में एक प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि बिहार में शराबबंदी कानून कब लागू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो बिहार में 1 अप्रैल 2016 को शराबबंदी कानून लागू किया गया था। हालांकि यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी है जो कि आपको याद रखना है। तो इसी के तहत हमारा अगला पॉइंट है, हालांकि इससे पहले
1977 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में शराबबंदी लागू किया था, लेकिन 2 साल बाद ही उस कानून को भंग कर दिया गया था। यानी कि कानून सफल नहीं हो पाई, 2 साल में ही ये भंग कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखना कि हालांकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी 5 अप्रैल 2016 से लागू हुई थी। जो अंग्रेजी शराब की दुकान थी वो 1 अप्रैल को शहरों में बंद नहीं हुई थी। ये घोषणा 5 अप्रैल को हुई थी और 5 अप्रैल की घोषणा के बाद बिहार में 2016 से पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू हो गया। ये यहाँ से ध्यान रखिए। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए हाल ही में बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है। इस प्रश्न को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है, बिहार से कुल मिला के 13 कलाकारों का चयन किया गया है इस अवार्ड के लिए। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपको ध्यान रखना है संगीत नाटक अकादमी ने 128 कलाकारों को भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार देने की घोषणा की है। भारत के सभी राज्यों से कुल मिला के 128 कलाकारों को चुना गया है, लेकिन बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें बिहार के 13 कलाकार शामिल है और इन 13 कलाकारों में से 8 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल है और इनमें से मैथिली ठाकुर भी शामिल है। आपको ध्यान रखना बिहार को मिले इन 13 पुरस्कारों में 4 अमृत अवार्ड, 5 संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और 4 बिस्मिल्लाह युवा अवार्ड शामिल है। तो मैथिली ठाकुर को जो अवार्ड मिला है ये बिस्मिल्लाह युवा अवार्ड से ही सम्मानित किया गया है। ये यहाँ से आपको नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है कि यह अकादमी पुरस्कार प्रदर्शन कला में समग्र योगदान के लिए वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान किए जाएंगे या फिर गए हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला 41वां प्रश्न है कि हाल ही में कोलकाता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत ने बांग्लादेश को हराया है। बताएं कि इसमें बिहार के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रग्बी के कोच व खिलाड़ी गौरव चौहान को मैन ऑफ द मैच चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हालांकि डेली करंट अफेयर्स वाले श्रृंखला के अंतर्गत ये सारे प्रश्न हमने वहां पर आपको करवाए हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो कोलकाता में आयोजित हुए रग्बी एशिया चैंपियनशिप में बिहार के रग्बी कोच व खिलाड़ी गौरव चौहान को भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ था। ये बातें हमने आपको बताया था और ये पहली बार था जब बिहार से कोई खिलाड़ी पुरुष वर्ग में रग्बी में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था बिहार से। ये पहली बार था बिहार के इतिहास में। और अगला पॉइंट है कि कोलकाता में गौरव चौहान ने एशियन चैंपियनशिप के फाइनल में अपने शानदार प्रदर्शन से बांग्लादेश को हराया और भारत को चैंपियन बनाया। साथ ही साथ मैन ऑफ द मैच का खिताब जीतकर बिहार को भी गौरवान्वित किया। ये यहाँ से ध्यान रखिए बिहार के रग्बी के कोच व खिलाड़ी हैं। रग्बी की बात है तो रग्बी के बारे में ये ध्यान रखिए रग्बी फुटबॉल खेल का ही एक रूप है और रग्बी किस देश का राष्ट्रीय खेल है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने कुछ नाम शामिल किया जैसे कि फिजी, जॉर्जिया, मेडागास्कर, न्यूजीलैंड, समोआ, टोंगा, वेल्स आदि देशों का जो राष्ट्रीय खेल है ये रग्बी है। जबकि बिहार का राजकीय खेल की बात करें तो बिहार का राजकीय खेल है कबड्डी। कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। जबकि भारत के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगला हमारा यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है। हालांकि बाद में से अन्य जिलों में भी प्रस्तावित किया जाएगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी हाल ही में नालंदा में इसकी शुरुआत की गई है। तो इनसे संबंधित हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट है कि बिहार के 22वें मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के राजगीर के लिए 27 नवंबर 2022 को राजगीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर से 4,475 करोड़ से निर्मित गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है। ध्यान रखिए ये संबंधित है नालंदा जिले से। हालांकि यह भी घोषणा किया गया कि आने वाले समय में यानी कि आने वाले दिनों में इस योजना को अन्य जिलों में भी क्रियान्वित किया जाएगा। वहीं पे हमारा इसमें अगला पॉइंट है कि वर्तमान में बिहार में 2 रोपवे है। एक्स्ट्रा फैक्ट में यहाँ पर हमने शामिल किया चूंकि बात हुई है नालंदा की, तो आपको ध्यान रखना एक जो रोपवे है ये राजगीर नालंदा में है और दूसरा रोपवे मंदार बांका में है। वर्तमान समय में बिहार में 2 रोपवे है, एक नालंदा जिले में है और एक बांका जिले में है। वहीं पे हमारा अगला पॉइंट है कि भगवान महावीर का देहावसान यानी कि जो उनकी मृत्यु हुई थी, जो मतलब उन्होंने त्याग किया था शरीर का, वो आपको ध्यान रखना कि बिहार के पावापुरी में ही उनका देहावसान हुआ था। और हमारा अगला पॉइंट है कि पावापुरी जिसे कि पावा भी कहा जाता है, ये बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर और बोधगया के समीप स्थित एक शहर है। ये वाला जो पॉइंट है भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना। आई थिंक आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और बहुत सारी चीजें यहाँ से आपको सीखने को मिला होगा।
अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और जो सारी बातें हमने आपको बीपीएससी एग्जाम के बारे में बताया, जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं एप्लीकेशन पे, आप लोग चाहें तो बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर पे सर्च करके वहाँ से डाउनलोड करके ये सारे मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है, आप इसे भी ज्वाइन करके अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ध्यान रखना है, आपका जो एग्जाम प्रस्तावित है ये 12 फरवरी को है, तो आपको जल्दी से जल्दी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।